राघव हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वासु ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन से बाहर निकलने में सक्षम होगा। यह जानना जरूरी था कि ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन एक एंसेस्ट्रल आइटम था। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन की शक्ति राघव के खेती के आधार तक सीमित नहीं थी, क्योंकि उसने इस पर गुलाम का निशान नहीं लगाया था। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ भी इसकी सील को तोड़ नहीं पाना चाहिए था। लेकिन अब एक विशाल आकृति ने इसे तोड़ दिया था। इसके द्वारा उत्सर्जित दबाव से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। राघव ने तुरंत ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को दूर रखा और वापस उड़ गया। उसके सामने 300 मीटर की एक आकृति थी। ये एक कंकाल था जो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर एक हड्डी खून में रंगी हुई हो। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर किसी तरह का खून भी बह रहा हो। मैंने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। मेरे गोस्ट जनरल को बुलाने के लिए मजबूर करने के लिए तुम्हारे पास कुछ शक्ति है। कंकाल के सिर के ऊपर खड़ा वासु पीला पड़ गया था और अपने दांत भींच रहा था। वो वर्तमान में एक अविश्वसनीय रूप से भयानक एहसास दे रहा था। जहां तक कंकाल की बात है, उसके पास एक हड्डी के क्लब के भीतर भयानक मात्रा में ब्लड क्यूआई संघनित थी। उसके सामने अंतरिक्ष लगातार हिल रहा था। जीत। यहां तक कि मुझे भी नहीं पता था कि वासु के परिवार की दैवीय तकनीक इतनी भयानक थी। उसने पहले ही अपने गोस्ट पैट को गोस्ट जनरल के दर्जे तक बढ़ा दिया है। राघव निश्चित रूप से मर गया है। करप्ट बोना अचानक हंसी में फूट पड़ा। यह खुशी से भरा था जैसे कि जीत बिल्कुल उसके सामने हो। राघव को मारना इतना आसान नहीं है। विजेंद्र कंकाल को देखकर सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हाँ, एक हारने वाले का मुंह मजबूत होता है। इस गोस्ट जनरल की शक्ति वासु की शिखर शक्ति से भी एक स्तर ऊपर है। अब राघव बहुत पहले ही अपनी शिखर शक्ति खो चुका है। वो लड़ेगा कैसे? बॉने ने व्यंग्य किया। वर्तमान में राघव और वासु की शक्ति गिर रही थी और उनकी आभा भी अस्थिर हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बहुत सारी आध्यात्मिक युवान खर्च कर दी थी, इस तथ्य के आधार पर कि गोस्ट जनरल अपनी सर्वोत्तम स्थिति में वासु से भी अधिक मजबूत था। ऐसा लग रहा था कि राघव के पास वास्तव में कोई मौका नहीं था। विजेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि वह कैसे जवाब देगा, लेकिन मुझे पता है कि वह पराजित नहीं होगा। बॉनी के शब्दों से चौंक गए ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की चिंताएं विजेंद्र के शांत जवाब से आसानी से दूर हो गई। विजेंद्र की बुद्धिमत्ता कुछ ऐसी थी जिसकी एक्सपेंशन दाओ सेट में हर कोई प्रशंसा करता था। उससे ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं था। जहां तक करप्ट विशेषज्ञों की बात है, उनकी फिर से जगी उम्मीद एक बाल्टी ठंडे पानी से बुझ गई। राघव ने शांत भाव से कंकाल को घूरते हुए कुछ नहीं कहा। स्थिति जितनी ज्यादा नाजुक होती, वो उतना ही ज्यादा शांत हो जाता था। क्या तुम जानते हो, यह गोस्ट जनरल कुछ ऐसा है जिसे मैंने जन्म लेने के बाद से ही पालना शुरू कर दिया था। मेरी खेती का अधिकांश हिस्सा इसे पोषण देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इससे मेरी खेती की गति धीमी हो जाती है, लेकिन इतना शक्तिशाली सहायक मिलना इसके लायक है। तुम्हें मेरे गोस्ट जनरल से हारने पर खुश महसूस करना चाहिए। दुर्भाग्य से तुम्हें इस तरह हराने से मुझे वैशाली से कोई गौरव नहीं मिलेगा। इसलिए सजा के तौर पर मैं तुम्हारी खोपड़ी को टुकड़ों में कुचल दूंगा। वासु ने अंत में अपने दांत भींच लिए। उसकी आवाज नाराजगी से भरी हुई थी। यह उसकी अपेक्षाओं से पूरी तरह से अलग था। अगर इस लड़ाई की खबर वैशाली के कानों तक पहुंची तो वो एक मजाक बन जाएगा। राघव के लिए वासु की नफरत को अब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी, वो ये थी कि वह अभी राघव को मार भी नहीं सकता था। करप्ट पाथ ने आदेश भेजे थे कि उसे जिंदा रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें उसके रहस्य मिल जाए। मेरी खोपड़ी बहुत सख्त है। तुम्हारी ये महान महत्वाकांक्षा दुख की बात है कि तुम्हारे जीवन काल में कभी पूरी नहीं हो पाएगी, राघव ने कहा। आशा है कि तुम थोड़ी देर में भी इतने सख्त रह पाओगे। गोस्ट जनरल फ्यूजन। वासु का माथा अचानक खुल गया और उसके खून ने एक ऋणी श्रृंखला को संघनित किया जो कंकाल के माथे से जुड़ गई। उसका माथा भी खुल गया और वासु उसके भीतर विलय हो गया, गायब हो गया।
राघव, मैं तुम्हें अपनी सबसे मजबूत गुप्त कला का अनुभव कराऊंगा। अचानक कंकाल बोला। उसकी आवाज लोहा रगड़ने जैसी थी। उसकी आवाज अब पहचानी नहीं जा सकती थी, लेकिन ये वासु के शब्द थे। राघव हैरान था। ऐसा लग रहा था कि ये गुप्त कला वासु को अपने शरीर और आत्मा को इस भयानक कंकाल के साथ विलय करने और इसे नियंत्रित करने की अनुमति देती है। मेरे मुक्के का स्वाद चखो। गोस्ट जनरल ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे राघव पर दे मारा। इसकी शक्ति अपनी सर्वोत्तम स्थिति में वासु से भी अधिक मजबूत थी। उसके अपरिहार्य मुक्के के सामने राघव केवल अपनी पूरी शक्ति से इसे प्राप्त कर सकता था। उसने बर्तन को आगे पटका। बर्तन ठीक था, लेकिन राघव उस भयानक शक्ति को सहन नहीं कर पाया। एक मच्छर की तरह उसे दूर धकेल दिया गया। वो बाधा के किनारे से टकराया और वापस उछल कर आया। खून खांस रहा था। उसकी बाहें कई जगहों पर टूट गई थी और उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई थी। उसने जल्दी से दैवीय जीवन अमृत की एक बूंद निगल ली, लेकिन जैसे ही वो अपनी हालत को समायोजित कर रहा था, गोस्ट जनरल एक बार फिर आगे बढ़ा। उसके विशाल शरीर ने उसकी गति को बिल्कुल भी बाधित नहीं किया। एक और मुक्का आया, बचने के लिए बहुत तेज। राघव केवल रक्षा में अपने बर्तन को फिर से उठा सका और परिणाम स्वरूप वो उड़ता हुआ चला गया, खून की उल्टी कर रहा था। यह मुक्का पिछले वाले से भी अधिक मजबूत था। वासु गोस्ट जनरल के साथ विलय होने के बाद भी अपनी नई शक्ति को समायोजित कर रहा था। वह जितना अधिक आदी होता गया, उतनी ही अधिक शक्ति वह मुक्त कर सकता था। अब तुम्हें हमारे बीच का अंतर पता चला। क्या तुम अभी भी इतने सख्त रह सकते हो? वासु ने व्यंग्य किया और एक बार फिर हमला किया। राघव ने लगातार 3 बार रोका और हर बार उड़ता हुआ चला गया। तीसरी बार उसे लगा जैसे उसका पूरा कंकाल टूटने वाला है। गोस्ट जनरल के हमले अभी भी मजबूत होते जा रहे थे। गोस्ट जनरल की शक्ति पूरी तरह से भयावह थी। हर मुक्का एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ को नष्ट कर सकता था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ ज्यादातर रैंक 5 या रैंक 6 सेलेस्टियल थे। वे सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के बीच शीर्ष कुलीन नहीं थे। हेवनली दाउस के दबाव के साथ गोस्ट जनरल उन्हें ढेरों में नष्ट कर सकता था। जैसे ही उसने हमला किया, हेवनली दाउ रून कंकाल पर दिखाई देने लगे। स्पष्ट रूप से वासु इसके साथ विलय होने की प्रक्रिया में था। उसकी हेवनली दाउ ऊर्जा भी इसे मजबूत करना शुरू कर रही थी। धमाका! एक विशाल हड्डी का क्लब अचानक राघव के पास से टकराया, बाधा से टकराया। बाधा पर दरारें दिखाई दी, क्योंकि वह इस शक्ति को सहन नहीं कर पाई। इन दरारों को देखकर हर कोई हैरान था। उनकी पिछली लड़ाई बाधा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन वासु के वार ने लगभग उसमें एक छेद कर दिया था। यह देखा जा सकता था कि अपनी वर्तमान स्थिति में वासु कितना भयानक था। राघव को दुखद रूप से भागने के लिए मजबूर होते देखकर सीमा और नेहा के दिल कस गए। वह गोस्ट जनरल बहुत भयानक था। उससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन विजेंद्र बौने से लड़ने में व्यस्त थे और मदद नहीं कर सकते थे, जबकि बॉस अनिल और अन्य भी अपनी अपनी दुविधा में फंसे हुए थे। और अगर वे मदद के लिए जाते भी, तो वे जरूरी नहीं कि वासु द्वारा स्थापित गठन को तोड़ पाते। जहां तक दूसरों की बात है, उनके बारे में कहने के लिए और भी कम था। अभी राघव को केवल खुद पर भरोसा करना था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। राघव लगातार चकमा दे रहा था। कभी कभी टकरा जाता था और उड़ता हुआ चला जाता था। खून की उल्टी कर रहा था। जिस चीज ने राघव को सबसे ज्यादा असहाय बना दिया, वो गोस्ट जनरल का हड्डी का क्लब था। यह कोई एंसेस्ट्रल आइटम नहीं था। वास्तव में उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या था, लेकिन बर्तन इसकी किसी भी ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ था। नहीं, ये इसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। हालांकि बर्तन इसकी शक्ति से क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा था। राघव को हर बार प्रभाव को सहन करना पड़ता था। केवल एक अच्छी बात यह थी कि बर्तन की कठोरता निश्चित रूप से उत्कृष्ट थी। ये भयानक हमले भी ज्यादा से ज्यादा बर्तन के नीचे से कुछ जंग गिराने में सक्षम थे। ये ठीक नहीं है। अगर बर्तन अप्रभावी है, तो मुझे हथियार बदलना होगा।
राघव ने कई चीजें आजमाई थी जो अप्रभावी रही थी, लेकिन अब उसने गोस्ट जनरल की हमला शैली को पकड़ लिया था। उसने सीधे इसे दूर रखा और एक विशाल कड़ाही निकाली। धमाका! राघव ने कड़ाही को गोस्ट जनरल के क्लब पर दे मारा। उसका हाथ खुल गया और खून बहने लगा, और यहां तक कि ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन भी उसकी पकड़ से छूट गया और दूर उड़ गया। जहां तक गोस्ट जनरल की बात है, उसका शरीर हिल गया और उसने एक कदम पीछे लिया। डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन। इसका फायदा उठाते हुए राघव ने कुछ जल्दबाजी में हस्त मुद्राएं बनाई। एक बिजली और एक आग का ड्रैगन बाहर निकला, गोस्ट जनरल को उलझा दिया। दोनों ड्रैगन के बिजली और आग के रून कंकाल के संपर्क में आने पर विस्फोट हो गए, जिससे वो कदम दर कदम पीछे हटने लगा। जिस चीज ने राघव को चौंका दिया वो ये थी कि गोस्ट जनरल वास्तव में जलने लगा था। कमबख्त, ये कैसी आग है? वासु दहाड़ा। गोस्ट जनरल के रून प्रज्वलित होने लगे। मैं समझ गया, वे खून के रंग के रून, वे मरे हुओं की आत्माओं से संघनित है। सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम का आत्माओं पर एक प्रतिबंधात्मक प्रभाव होता है जो इसे उन्हें प्रज्वलित करने की अनुमति देता है। आह, काश चोरा मजबूत होता, वरना वज्र शक्ति और भी अधिक प्रभावी होती। राघव ने तुरंत सुराग भाप लिए। रेजिंग फ्लेम्स डेवोर द हेवंस। ये महसूस करने के बाद उसने संकोच नहीं किया। नई हस्त मुद्राएं बनाते हुए बैंगनी लपटों ने गठन को भर दिया। वह भयानक गर्मी ऐसी लग रही थी जैसे वह इस पूरी दुनिया को जला सकती है। फॉर्मेशन के भीतर का स्थान तुरंत बैंगनी लपटों के समुद्र में बदल गया। भयानक गर्मी के कारण अंतरिक्ष बेतहाशा मुड़ गया, जिससे यह देखना मुश्किल हो गया कि अंदर क्या हो रहा था। हे भगवान, इस समय भी उसके पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति बची है। धर्म और भ्रष्ट मार्ग दोनों के विशेषज्ञ चौंक गए। उस विशाल क्षेत्र को लपटों से इस तरह भरना कि कोई चकमा न दे सके, ये कुछ ऐसा था जो अधिकांश फाउंडेशन फॉर्जिंग विशेषज्ञ अपनी चरम अवस्था में भी नहीं कर पाएंगे। प्राचीन जातियों, पिल टावर और वासु के साथ इतने तीव्र संघर्ष के बाद राघव की आध्यात्मिक शक्ति बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। फिर भी वो इतने बड़े पैमाने का हमला कैसे कर पाया? सच कहूं तो राघव के क्यूआई समुद्र लगभग समाप्त हो चुके थे। अभी वो अपने 108,000 अमर मंचों में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा था। उसके अमर मंच प्राकृतिक आध्यात्मिक शक्ति के भंडार थे। हालांकि उनकी ऊर्जा सीमित थी, लेकिन 108,000 मंचों के भीतर की मात्रा कम से कम उसके 2 क्यूआई समुद्रों के बराबर थी। बस इतना था कि उसके अमर मंचों के भीतर की ऊर्जा का उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता था। अगर वह यह सब इस्तेमाल कर लेता तो उसके अमर मंच बंद हो जाते। उन्हें फिर से सक्रिय करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरे शब्दों में, अगर वो अपने अमर मंचों की सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर लेता है तो वे बंद हो जाएंगे और वो फाउंडेशन फॉर्जिंग क्षेत्र की शक्ति खो देगा। लेकिन अभी वो इसकी परवाह नहीं कर सकता था। ये देखते हुए कि सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम घोस्ट जनरल को दबा सकती है, उसे इसका फायदा उठाना ही था। सामान्य युद्ध रणनीति के अनुसार उसे आध्यात्मिक शक्ति बचाने के लिए छोटे पैमाने के हमलों का उपयोग करके अपने सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम से घोस्ट जनरल को थकाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वह इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था तो उसे अपने प्रतिद्वंदी को मारने का लक्ष्य रखना होगा। वह उसे सांस लेने या प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दे सकता था। हर चाल में कोई ना कोई कमजोरी होती थी और वह अपने प्रतिद्वंदी को यह पता लगाने का कोई समय नहीं दे सकता था कि वह क्या है। रैगिंग फ्लेम्स डिवार द हेवंस का उपयोग करने के बाद वासु के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इन लपटों के नीचे उसका घोस्ट जनरल जल रहा था। वासु विरोध करने के लिए अपनी आसमानी शक्ति का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसने अचानक पाया कि ऐसा करने से उसकी आसमानी शक्ति खतरनाक दर से खत्म हो रही थी। यह महसूस करते हुए वासु तुरंत राघव की ओर दौड़ा। अगर वह इसे हल करना चाहता था तो उसे समस्या को उसके स्रोत पर खत्म करना होगा। राघव ने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वासु ऐसा करेगा। उसके जूते एक बार फिर से जगमगा उठे और उसकी पीठ पर बिजली के पंख दिखाई दिए।
उसने सीधे वासु का सामना करने से इनकार करते हुए भागना शुरू कर दिया। दुष्ट, अगर तुम में हिम्मत है तो भागना बंद करो, वासु चिल्लाया। उसने घोस्ट जनरल को राघव का शिकार करने के लिए उकसाया। अगर तुम में शर्म है तो पीछा करना बंद करो, राघव ने जवाब दिया। न भागना मूर्खता होगी। हालांकि वह इस घोस्ट जनरल की सटीक स्थिति नहीं जानता था। कुछ चीजें इसके बारे में स्पष्ट थी। यह स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की कठपुतली थी जिसे वासु के परिवार या उसके संप्रदाय ने उसके लिए बनाने में अपना सारा प्रयास खर्च किया होगा। यह अज्ञात था कि इसे इतनी शक्ति तक पहुंचने के लिए इसमें कितने संसाधन लगाए गए थे। इसे अब वासु की व्यक्तिगत शक्ति नहीं माना जा सकता था। वो क्यों नहीं भागेगा? अगर उसने प्राचीन जातियों और पिल टावर के उन मूर्खों के खिलाफ इतनी आध्यात्मिक शक्ति खत्म नहीं की होती तो उसे भी इतनी दयनीय स्थिति में नहीं आना पड़ता। इसमें कुछ भी शर्मनाक नहीं था। दुष्ट, तुम्हारा धर्म मार्ग बस डरपोक चूहों का एक झुंड है, कचरा, वासु गुस्से में शाप दिया। वो घबराया हुआ और आग बबूला था। बैंगनी लपटें खतरनाक दर से उसकी आसमानी शक्ति को खत्म कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा उसके घोस्ट जनरल के लाखों रून्स जलकर राख हो जाते। राघव का अनुमान सही था। ये घोस्ट जनरल वह चीज थी जिसे उसके परिवार ने उसके पैदा होते ही उसके लिए तैयार किया था। यह इस दुनिया के बाहर के शैतानी लोगों की हड्डियों से बनाया गया था। हालांकि वे हड्डियां एक शिशु से आई थी और इसे लगातार उन्नति करने में सक्षम एक कंकाल में परिष्कृत करने के लिए वासु के परिवार ने लगभग अपने सारे संसाधन खर्च कर दिए थे। इस कंकाल पर बना हर रून अंदर सील किए गए एक विशेषज्ञ की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था। इतनी सारी आत्माओं को इकट्ठा करने में ही अंतहीन श्रम लगा था, लेकिन ये रून सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम के संपर्क में आते ही जलकर राख हो जाते थे। जो जल रहा था वो भीतर का आत्मसार था। एक बार जब यह चला जाता तो रून्स बेकार हो जाते। इन रून्स की शक्ति के बिना घोस्ट जनरल एक साधारण कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। वास्तव में यह तुरंत टूट भी सकता था। वासु के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह पूरी जगह बैंगनी लपटों से भरी हुई थी। उसने इस युद्ध क्षेत्र को निष्क्रिय करने के बारे में सोचा, लेकिन वह ऐसा करने को भी तैयार नहीं था। भाड़ में जाओ, बस मर जाओ, वासु दहाड़ा और पीछा करना बंद कर दिया। अचानक घोस्ट जनरल पर सभी रून्स जगमगा उठे। हर रून एक जीवंत लाल रंग का हो गया। खून जैसा लाल प्रकाश कंकाल के सिर पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। इसे और सटीक ढंग से कहे तो खून जैसा लाल प्रकाश उसके मुंह पर इकट्ठा हो रहा था, जिससे एक छोटा गोला बन रहा था। यह गोला पहले एक फली के आकार का था, लेकिन जैसे जैसे और ऊर्जा संघनित हुई यह तेजी से मुट्ठी के आकार का हो गया। जब यह गोला दिखाई दिया तो दुनिया थम सी गई, जैसे उसने अपनी सारी आवाज खो दी हो। राघव को मौत का एहसास जकड़ लिया। वह एक ही चाल में जीवन और मृत्यु का फैसला करना चाहता है। यह भी अच्छा है। कौन सांप है और कौन अजगर, इसका फैसला इसी चाल से होगा। राघव दौड़ना बंद कर दिया। हाथों से मुद्राएं बनाते हुए उसके हाव भाव पूरी तरह से शांत थे। पवित्र जब अचानक हवा में भर गया। यह ऐसा था जैसे देवता फुसफुसा रहे थे, आकाश और पृथ्वी को हिला रहे थे। इस स्थान की सारी बैंगनी लपटें अचानक राघव की ओर उमड़ पड़ी। फिर राघव ने अपने दाहिने कोहनी को अपने बाएं हाथ से पकड़ा। उसका दाहिना हाथ हवा में उठा हुआ था और उसके ऊपर एक गोला तेजी से संघनित हो रहा था। जैसे ही निर्वाणा स्क्रिप्चर घूम रहा था, वासु का आसमानी दमन गायब हो गया। दुनिया का सारा ज्वाला सार उसकी ओर दौड़ रहा था। यह ऐसा था जैसे निर्वाणा स्क्रिप्चर जबरदस्ती वासु के आसमानी दमन को तोड़ रहा था और दुनिया से ज्वाला ऊर्जा ले रहा था। यह बेहद दबंग था। भले ही आप उसे नहीं देना चाहते थे, फिर भी आपको उसे देना पड़ता था। यह देखकर राघव का आत्मविश्वास बढ़ गया। पहले वह चिंतित था कि निर्वाणा स्क्रिप्चर को दबा दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह बेवजह चिंतित था। निर्वाणा स्क्रिप्चर को पूरी शक्ति से संचालित करते हुए राघव ने शीन को अपनी पूरी शक्ति लगाने का आदेश दिया।
उसके 108,000 अमर मंच भी घूमने लगे। वह जानता था कि वासु का हमला दुनिया को हिला देने वाला होगा। उसे अपनी पूरी शक्ति से इसका सामना करना होगा। राघव के हाथ में गोला बढ़ता रहा। घोस्ट जनरल के मुंह में खून के रंग का गोला भी तेजी से बड़ा हो रहा था। नीचे के विशेषज्ञ डर से भर गए क्योंकि उन्होंने उन दोनों गोलों से मौत की भावना को महसूस किया। वो किस तरह का हमला है? फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य स्तब्ध थे। हालांकि वे भी फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में थे, लेकिन उनके और उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अगर वे उस जगह पर होते तो शायद वे केवल आभा से ही मारे जाते। घोस्ट जनरल के हमले ने अपने चारों ओर के सभी रून्स की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। उसके बाकी शरीर की चमक कम हो गई, लेकिन उसका हमला अब एक घर के आकार का था और वो लगातार घूम रहा था। बिना छोड़े भी उसके चारों ओर के अंतरिक्ष में काली दरारें दिखाई दे रही थी। गोस्ट फ्लैश। वासु गुस्से से दहाड़ा। घोस्ट जनरल का हमला राघव की ओर निकल पड़ा। स्टारफॉल। राघव ने भी एक दहाड़ लगाई और उसका गोला एक टूटते तारे की तरह निकल पड़ा। जिस अंतरिक्ष से वो गुजरा उसमें लंबी काली लकीरें दिखाई दी। इस क्षण समय ठहर गया। सब कुछ शांत हो गया। दोनों गोले धीमी गति में चलते हुए दिखाई दिए। वे धीरे धीरे टकराए और एक दूसरे को निगल गए, सब बिना किसी आवाज के। अचानक वे हिलना बंद कर दिए और एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फट पड़ी जिसने सूरज को भी डुबो दिया। राघव ने जल्दबाजी में बर्तन निकाला और उसके पीछे सिकुड़ गया। धमाका। दुनिया हिल गई और भयानक सदमे की लहरें फैल गई। उनके चारों ओर की बाधा तुरंत नष्ट हो गई। ड्रैगन ब्लड सैन्य दल, सामूहिक बचाव। अर्जुन चिल्लाया। उसके कवच पर रून्स जगमगा उठे, एक सुरक्षात्मक बाधा बनाते हुए। लेकिन उसने इस बाधा को सक्रिय ही किया था कि वह सदमे की लहर से टकराया और एक टूटते तारे की तरह दूर जा गिरा। चाहे वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन युद्ध क्षेत्र हो या फाउंडेशन फोर्जिंग युद्ध क्षेत्र, सभी ने अपने विरोधियों पर हमला करना छोड़ दिया और बचाव पर ध्यान केंद्रित किया। उन सभी ने इन सदमे की लहरों के सामने मौत की भावना महसूस की। ड्रैगन ब्लड सैन्य दल ने अर्जुन के आदेशों का पालन किया। वे तुरंत साथ साथ के समूह में बन गए और उनका कवच सक्रिय होकर उनके चारों ओर एक विशाल बाधा बन गया। नेहा सीमा की ओर दौड़ी और उसे जमीन पर खींच लिया। एक हवा के ब्लेड ने पृथ्वी को काट दिया और वे भूमिगत हो गए। विनायक को इससे पहले अर्जुन की चेतावनी मिल चुकी थी और वह सीधे 50 हिलरों के पास दौड़ा। उनकी रक्षा के लिए एक मिट्टी की सुरक्षा को बुलाया। पहली सदमे की लहर जमीन तक पहुंची। कीचड़ एक सुनामी की तरह हवा में फट गया, हर दिशा में फैलते हुए आकाश को निगल गया। अचानक केवल उड़ती हुई पृथ्वी ही दिखाई दे रही थी। ये एक सर्वनाश का दृश्य था। एक बार जब सदमे की लहरें गुजर गई तो विशेषज्ञ जमीन से बाहर निकलने लगे। चारों ओर देखते हुए वे कुछ बोलने के लिए बहुत हैरान थे। 10,000 मील के भीतर सब कुछ कुचल गया था। भूमि एक बंजर भूमि बन गई थी। डेविल स्पिरिट पर्वत के सामने का दृश्य पूरी तरह से बदल गया था। अगर वे दूर सॉवरेन ब्लड सील को नहीं देख पाते तो उन्हें संदेह होता कि ये जगह कोई और दुनिया है। सॉवरेन ब्लड सील अभी भी वहां बिना हिले तैर रही थी, जैसे वह बस शांति से जो कुछ भी हुआ उसे देख रही हो। आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने अचानक एक आकृति को गिरते हुए देखा। ये बॉस है, मनोज चिल्लाया और उस आकृति की ओर दौड़ा। आकाश से गिरने वाला व्यक्ति राघव था, लेकिन मनोज के हाव भाव तेजी से बदल गए क्योंकि 10 से अधिक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ भी राघव पर झपट पड़े। राघव जिस जगह गिर रहा था वहां 10 से ज्यादा करप्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ थे। खून से लथपथ उसकी कमजोर हालत को देखकर वे समझ गए कि अब उसमें विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। कमीने, भाई राघव से दूर हटो। सिद्धार्थ पहले से ही अपनी लाल आंखों से उड़ता चला रहा था, लेकिन वह समय पर वहां पहुंचने के लिए बहुत दूर था। अचानक एक पक्षी की चीख गूंजी और एक विशाल इंद्रधनुषी रंग की आकृति उड़कर आई जो बिल्कुल फीनिक्स जैसी दिख रही थी। ये क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो थी। उसने अपने पंख फैलाए जिससे आसमान ढक गया।
वे सभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ एक ही हमले में मारे गए। क्लाउड का ऑरा उमड़ रहा था। वो 9वें दर्जे के शुरुआती स्तर से 9वें दर्जे के शिखर पर पहुंच चुकी थी। अब उसमें एक प्राचीन जानवर की आभा थी। उन विशेषज्ञों को मारने के बाद उसने उनकी युवान स्पिरिट्स को निगल लिया। जहां तक राघव की बात थी, वो क्लाउड की पीठ पर गिर गया। बहुत बढ़िया क्लाउड, इन सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को मार गिराओ। राघव खुश हुआ। क्लाउड सही समय पर आई थी। राघव खून से लथपथ था। उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसने दिव्य जीवन अमृत का सारा भंडार अब खत्म कर दिया था और अब वो ठीक नहीं हो सकता था। क्लाउड की पीठ से कूदकर उसने कहा, सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर मनीषा, हीलिंग सिस्टर्स, अब तुम्हें काम करना है। मनीषा और ड्रैगन ब्लड लीजन के हीलिंग विशेषज्ञ तुरंत काम पर लग गए। अपनी लाठियों को लहराते हुए उनकी लकड़ी की ऊर्जा पूरी तरह से राघव को ठीक करने के लिए निकली। उनमें से इतने सारे लोग उसे ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, इसलिए राघव की चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन ठीक होने की गति अभी भी बहुत धीमी थी। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसका शरीर बेहद शक्तिशाली था और ठीक होने में धीमा था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसकी चोटों में स्वर्गिक दांव ऊर्जा शामिल थी। जल्दी करो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, राघव ने आग्रह किया। उसने देखा कि वासु का गोस्ट जनरल भी नीचे गिर रहा था। धमाका, गोस्ट जनरल जमीन से टकराया। अचानक उसमें से अनगिनत जंजीरें निकली और आसपास के करप्ट विशेषज्ञों को छेद दिया। नहीं, उन करप्ट विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए और उन्होंने भयभीत चीखें निकाली। लेकिन वे चीखें जल्दी ही रुक गई क्योंकि उनके शरीर सूख गए और वे सूखी लाशें बन गए। उनका सार जंजीरों द्वारा चूस लिया गया था। वासु का कमजोर गोस्ट जनरल फिर से अपनी शक्ति हासिल कर रहा था। एक्सुआंशन दाओ सेक्ट के विशेषज्ञ सदमे में उसे देखने लगे। ये सचमुच निर्दयी था। उसने अपने ही लोगों को भी मार डाला। वासु के चारों ओर 1000 से ज्यादा करप्ट फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ मारे गए थे। गोस्ट जनरल ने एक दहाड़ लगाई और राघव की ओर बढ़ा। कमीने, मेरे भाई राघव को छूने की सोचना भी मत। सिद्धार्थ अपने नुकीले गदे से वार करता हुआ आगे बढ़ा। सिद्धार्थ, पीछे हटो, राघव चिल्लाया। वो सबसे ज्यादा जानता था कि गोस्ट जनरल कितना भयानक था। धमाका, सिद्धार्थ का गदा टूट गया और उसने खून की उल्टी की। एक टूटते तारे की तरह पीछे उड़ गया। वो पल भर में आंखों से ओझल हो गया। 2 विशाल कीचड़ के दैत्य दिखाई दिए क्योंकि विनायक और शुभम ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन गोस्ट जनरल के सामने वे दोनों कीचड़ के दैत्य वास्तव में सिर्फ कीचड़ ही थे। उसके गदे के एक ही वार ने उन्हें धूल में बदल दिया। सब पीछे हट जाओ, उसका प्रतिद्वंदी मैं हूं। राघव ने दहाड़ लगाई क्योंकि मनोज, अर्जुन और अन्य लोग आगे बढ़ रहे थे। वह जानता था कि वे सभी तुरंत मरने के खतरे में होंगे। वे सिद्धार्थ से अलग थे। वे स्वर्गिक दाउस द्वारा दमित थे। शक्ति में जो अंतर पहले से ही बहुत ज्यादा था, वो अब और भी बड़ा हो गया था। उसकी चोटें सिर्फ आधी ही ठीक हुई थी और उनकी सारी मदद के बावजूद उसका आध्यात्मिक युवान सिर्फ 10% तक ही ठीक हो पाया था। हालांकि उसके पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वासु वास्तव में शक्तिशाली था और उससे निपटना मुश्किल था। उसने अपने ही लोगों के प्रति जो क्रूरता दिखाई थी, वो दिखाता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे कौन से तरीके अपनाने हैं। यहां तक कि अपने ही लोगों की जान भी छीनी जा सकती थी। जैसे ही राघव बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, एक इंद्रधनुषी रंग की रोशनी चमकी और क्लाउड ने एक बार फिर हमला किया। हैरानी की बात यह थी कि उसका मूल रूप से विशाल शरीर सिकुड़कर सिर्फ 600 मीटर लंबा रह गया था। जैसे जैसे उसका शरीर सिकुड़ा, उसका ऑरा और भी ज्यादा सघन हो गया। धमाका, क्लाउड के पंखों ने गोस्ट जनरल के गदे पर वार किया। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और क्लाउड सैकड़ों मील दूर उड़ गई। शक्ति के मामले में वह अभी भी गोस्ट जनरल के स्तर पर नहीं थी, लेकिन एक शक्तिशाली प्राचीन जानवर के रूप में वह भी बहुत शक्तिशाली थी। भले ही वो उड़ गई, लेकिन उसे चोट नहीं लगी। उसके निशान चमक उठे,
और वह एक बार फिर हमला करने के लिए बढ़ी। क्लाउड ने अब बेहद चौंकाने वाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके पास एक मजबूत शारीरिक ढांचा, नुकीले पंजे थे और वो बेहद तेज थी। वो वास्तव में वासु को रोकने में कामयाब रही। ये बहुत बुरा है कि क्लाउड अभी अभी 9वें दर्जे के शिखर पर पहुंची है और अभी तक अपनी शक्ति की आदी नहीं हुई है। वो वास्तव में अपनी शक्ति का सिर्फ 1/3 ही इस्तेमाल कर सकती है, अन्यथा भले ही वह जीत न पाती, लेकिन वह निश्चित रूप से हारती नहीं, राघव ने अफसोस जताते हुए कहा। इस समय का फायदा उठाकर उसने ठीक होने पर ध्यान केंद्रित किया। सौभाग्य से हालांकि उसने अपने अमर मंचों में आध्यात्मिक युवान का उपयोग किया था, फिर भी उसने उनमें से हर एक में सिर्फ थोड़ी सी ऊर्जा बनाए रखी थी, जिससे वे बंद नहीं हुए थे। सबके उसे ठीक करने से वो धीरे धीरे ठीक हो गया। धमाका! क्लाउड को गोस्ट जनरल ने एक बार फिर हवा में उड़ा दिया। इस बार उसके पंख घायल हो गए थे और खून बह रहा था, लेकिन क्लाउड लगातार पागलों की तरह हमला करती रही। शुरुआत से ही उसने अपनी जन्मजात भक्षण दिव्य क्षमता का उपयोग नहीं किया। उसकी सहज बुद्धि ने कहा कि अगर उसने इस गोस्ट जनरल को निगल लिया तो ये उसके लिए घातक खतरा पैदा करेगा, इसलिए उसने सिर्फ ब्रूट फोर्स से उससे लड़ना जारी रखा। राघव ने देखा कि क्लाउड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। वासु ने करप्ट पक्ष के 1000 से ज्यादा शिष्यों के सार को निगल लिया था, जिससे उसका गोस्ट जनरल लगभग 50% तक ठीक हो गया था। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। सभी माफ करना, लेकिन तुम लोग बहुत धीमे हो। मैं तुम्हारी ऊर्जा खुद ले रहा हूं, राघव ने माफी मांगते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम ये सब ले सको तो सबसे अच्छा होगा, मनीषा ने कहा। लड़ाई अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है। चाहे वह ड्रैगन ब्लड योद्धा हो या करप्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ, वे पूरी तरह से थक चुके हैं। वह वासु को रोक पाता है या नहीं, यह तय करेगा कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के कितने शिष्य बचेंगे। वे भी अपनी सारी ऊर्जा राघव को देना चाहते थे, लेकिन हालांकि उनके पास समुद्र जितनी ऊर्जा थी, लेकिन उनके पास एक ऐसा माध्यम नहीं था जो समुद्र को ले जा सके, इसलिए वे बेबस थे। तो फिर मैं शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा। गूंज! राघव का दिव्य चक्र चमक उठा और तेजी से घूमने लगा। मनीषा और अन्य लोगों ने अचानक महसूस किया कि उनका आध्यात्मिक युवान तेजी से राघव की ओर बह रहा है। पहले उनका आध्यात्मिक युवान थोड़ा थोड़ा करके उसमें बह रहा था, लेकिन अब राघव पानी अंदर खींचने वाली वहल जैसा था। उनका आध्यात्मिक युवान तेजी से गिरने लगा। सिर्फ कुछ ही सांसों में उनका आध्यात्मिक युवान पूरी तरह से सूख गया। वे अब पीले पड़ गए थे और लड़खड़ा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहना। राघव ने महसूस किया कि उसने अपना 30% आध्यात्मिक युवान ठीक कर लिया है। उसने सोचा कि लकड़ी के कृषक के आध्यात्मिक युवान के भंडार से यही उम्मीद की जानी चाहिए। उनके पास एक साधारण कृषक की तुलना में दर्जनों गुना ज्यादा आध्यात्मिक युवान था। धमाका! क्लाउड को गोस्ट जनरल ने एक बार फिर हवा में उड़ा दिया। एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ के अलावा कोई और गोस्ट जनरल को रोक नहीं सकता था। यहां तक कि सिद्धार्थ को भी एक ही हमले में उड़ा दिया गया था। कमीने जानवर, बस मर जा! वासु क्लाउड द्वारा उलझाए जाने पर आग बबूला था। इससे वो राघव पर हमला नहीं कर पा रहा था। आखिरकार क्लाउड को हताश स्थिति में धकेलने का मौका देखकर उसके गोस्ट जनरल का गदा चमक उठा और नीचे की ओर टूट पड़ा। क्लाउड को गोस्ट जनरल के पिछले हमले ने अभी अभी पीछे धकेला था और उसकी पीठ नीचे की ओर थी। अगर यह अचानक हमला होता तो उसके मजबूत शरीर के बावजूद वो बुरी तरह घायल हो जाती। दफा हो जाओ। क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं? धमाका! एक विशाल कड़ाहा गोस्ट जनरल के सिर पर जा लगा। उसे हवा में फेंक दिया गया। वो जमीन पर लड़खड़ाया, एक लंबी खाई खोदते हुए। उसके हाथ में ब्लेजिंग ड्रैगन कड़ाहा, उसके पीछे दिव्य चक्र, उसकी आंखों में 4 तारे और हरे शल्कों से ढका उसका शरीर युद्ध देवता पुनर्जीवित हो चुका था। बहुत बढ़िया क्लाउड, जाओ सीमा की मदद करो। इस कंकाल जैसे राक्षस को मुझ पर छोड़ दो। राघव ने क्लाउड को कुछ तारीफ दी,
इससे पहले कि वो अचानक बिजली की तेजी से वासु की ओर बढ़ा। एक्सप्लोडिंग फ्लेम एरो। राघव ने कड़ाहे को दूर रखा और हाथों से मुद्राएं बनाई। एक बैंगनी लौ का तीर वासु की ओर बढ़ा। वासु का चेहरा बदल गया। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता था वो राघव की लपटें थी। वो तीर से बचते हुए तेजी से एक तरफ सरका। मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि ये एक एक्सप्लोडिंग फ्लेम एरो है, बचना बेकार है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तीर फट गया, जिससे उसके चारों ओर का स्थान बैंगनी लपटों से भर गया। इसने तुरंत गोस्ट जनरल को निगल लिया। बकवास, वासु दहाड़ा। ये लपटें उसके लिए लगभग एक दुस्वप्न थी। ये ऐसा था जैसे वो चिंगारियों से बचने की कोशिश कर रहा बिजू का हो, लेकिन भागने के लिए कहीं जगह नहीं थी। गोस्ट जनरल का शरीर अचानक कांप उठा क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा उसके सिर में जमा होने लगी। एक भयानक आभा राघव पर लॉक हो गई। वासु वास्तव में उस भयानक चाल का फिर से उपयोग कर रहा था। मूर्ख, मेरे सामने एक ही चाल का 2 बार इस्तेमाल मत करना। राघव अचानक आगे बढ़ा। ऐसा लगा जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। जब वो फिर से प्रकट हुआ तो वो कंकाल के सिर के बगल में था और उसने उसके मुंह में संघनित हो रहे गोले पर बर्तन से वार किया। धमाका। जब बर्तन ने गोले पर वार किया तो बर्तन से जंग का एक ढेर गिर गया, जिससे गोला टूट गया। उसी पल उसमें ऊर्जा भेज रहे निशान अचानक खुलने लगे। राघव का दिल दहल गया और वह जल्दबाजी में भाग गया। धमाका। विस्फोट होने पर वह 300 मीटर से भी कम दूर जा पाया था। राघव को ऐसा लगा जैसे किसी बड़े हथौड़े ने उसकी पीठ पर वार किया हो और उसने मुंह भरकर खून की उल्टी की। वह एक भयानक ऊर्जा तरंग से दूर उड़ गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर टूटने वाला है। राघव द्वारा अपने शक्तिशाली हमले को बाधित किए जाने के कारण वासु को एक जबरदस्त प्रतिघात झेलना पड़ा। वो हिंसक शक्ति कहीं और नहीं जा सकी, इसलिए वो फट गई। हर चाल की अपनी कमजोरियां होती हैं और अंतिम चालों की कमजोरियां तो खास तौर पर स्पष्ट होती है। वह यह कि उन्हें सक्रिय होने में लंबा समय लगता है और उन्हें बाधित करना आसान होता है। ऐसी चाल का उपयोग करने से पहले आपको हमेशा दूरी, स्पेस, अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया की गति और विभिन्न अन्य मानदंडों की ठीक से गणना करनी होती है। हवा में हुई लड़ाई में जहां राघव का बुरी तरह पीछा किया जा रहा था, पहल पूरी तरह से वासु के हाथों में थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राघव ने पहले कभी उस जादुई कला को नहीं देखा था और न ही उसे इसके सक्रियण समय या इसके प्रभाव के बारे में पता था। यह अज्ञात है कि क्या राघव के पिछले हमले से वासु चकरा गया था, लेकिन राघव को सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम्स का उपयोग करते हुए देखकर उसने सोचा कि वह सीधे टकराव में फिर से स्टार फॉल का उपयोग करने वाला है। उसकी राय में सबसे बुरी स्थिति केवल उसकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए करप्ट पद के कुछ और शिष्यों को मारना थी। योजना अच्छी थी, लेकिन राघव ने उसकी अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं किया था। उसने सीधे बर्तन से उसकी चाल को बाधित कर दिया। हालांकि राघव ने नहीं सोचा था कि प्रतिघात इतना भयानक होगा। पूरा गोस्ट जनरल फट गया और वो लगभग उसे भी साथ ले गया। गोस्ट जनरल गायब हो गया था और हैरानी की बात यह है कि वासु विस्फोट से नहीं मरा था। हालांकि उसने अपनी हेवनली दाव ऊर्जा पूरी तरह से इस्तेमाल कर ली थी। खुद को बचाने के लिए उसकी बची हुई हेवनली दाव ऊर्जा अभी अभी खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने आंतरिक अंगों के टूटे हुए टुकड़ों के साथ खून खांस रहा था। राघव अब वापस उड़ गया और ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को हवा में ऊपर उठा लिया गया। तुम्हारे जाने का समय हो गया है। वासु बेहद शक्तिशाली था। अगर सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम गोस्ट जनरल को दबा नहीं रही होती तो राघव उसे हराने में कामयाब नहीं होता। सावधान। अचानक 7वें बॉस की चीख गूंज उठी। राघव ने अपनी पीठ में एक ठंडक महसूस की और उसके भीतर मृत्यु की भावना उमड़ पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को वासु के बजाय पीछे फेंक दिया और उसके जूते जल उठे, जिससे वो धुएं के एक झोंके की तरह गायब हो गया। बूम। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को स्वॉर्ड ऊर्जा की एक किरण ने हवा में उड़ा दिया।
वो स्वॉर्ड ऊर्जा एक पल में रणभूमि को चीरती हुई गुजरी, जिससे एक खाई बन गई जो क्षितिज तक फैल गई। राघव का दिल दहल गया। ये एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ है। वो स्वॉर्ड ऊर्जा बस उससे चूक गई थी। अगर उसे मारा गया होता तो वह निश्चित रूप से मारा जाता। दूर देखते हुए उसने देखा कि एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ अपनी रणभूमि से भागकर उसकी ओर आ रहा है। वह करप्ट लाइफ स्टार विशेषज्ञ बता सकता था कि आज जीतना असंभव था। वासु पहले ही हार चुका था और राघव तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी कर रहा था। अभी ज्वार को पलटने का एकमात्र तरीका राघव को मारना था। अगर वे उसे मार सकते थे तो इस बार उनका मिशन पूरी तरह से विफल नहीं माना जाएगा। इसलिए करप्ट लाइफ स्टार विशेषज्ञों ने गुप्त रूप से साजिश रची थी कि उनमें से एक को भागने दिया जाए, जबकि बाकी सब बॉस अनिल और अन्य लोगों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। हालांकि उसके हमले का मौका बहुत कम था। राघव ने अचानक एक छोटी घंटी निकाली। तुम बेशर्म चीज, कौन किससे डरता है? अपनी उंगली के एक झटके से वो उस लाइफ स्टार विशेषज्ञ की ओर गोली की तरह चली गई। लाइफ स्टार विशेषज्ञ पहले हक्का बक्का रह गया, फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह भागने के लिए मुड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अचानक देखा था कि वो घंटी एक एंसेस्ट्रल आइटम थी। विस्फोट। दुर्भाग्य से उसने बहुत देर से प्रतिक्रिया दी थी। जब एंसेस्ट्रल आइटम उसके पास पहुंची तो उसका शरीर अचानक 3000 मीटर तक बढ़ गया और वो फट गया। लाइफ स्टार विशेषज्ञ विस्फोट होने पर केवल 1 मील दूर ही जा पाया था। वह अभी भी विस्फोट के केंद्र में था। वह तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया, यहां तक कि उसकी ह्यूमन स्पिरिट भी नष्ट हो गई। राघव दहाड़ा, बेशर्म बूढ़े, मेरे पास यही 10,000 एंसेस्ट्रल आइटम्स है। अगर हिम्मत है तो बाकी सब भी आकर कोशिश कर सकते हो। सच कहूं तो वो अविश्वसनीय रूप से दुखी था। इस बार वह डेविल स्पिरिट माउंटेन से 8 एंसेस्ट्रल आइटम्स प्राप्त करने में कामयाब रहा था, लेकिन अब उसने उनमें से 2 को उड़ा दिया था। चूंकि उसने डेविल स्पिरिट माउंटेन में बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया था, उसे यकीन था कि उन जीवों ने उसकी आभा को याद कर लिया होगा। अगर वह फिर से प्रवेश करता तो वह केवल मौत को दावत दे रहा होता। इसलिए यह शायद अमीर बनने का उसका आखिरी मौका था। यह कहना कि उसके 2 कीमती खजानों को खोने से दर्द नहीं हुआ, बकवास था। मूल रूप से वो 8 एंसेस्ट्रल आइटम्स लाया था, जिन्हें सीमा, नेहा, लक्ष्मण, अर्जुन, मनोज, विनायक, शुभम और सिद्धार्थ के बीच पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता था। लेकिन अब संख्याएं गड़बड़ हो गई थी। अब यह 8 के बीच विभाजित होकर 6 हो गया था, जिससे वो अपने दांत भींचने लगा। एक भयंकर दहाड़ के साथ उसने एक बार फिर वासु पर हमला किया। एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ गिर गया था, और किसी अन्य लाइफ स्टार विशेषज्ञ से नहीं, बल्कि एक फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य से, या शायद यह कहा जाना चाहिए कि वह राघव की दौलत से मरा था। एक एंसेस्ट्रल आइटम ऐसी चीज थी जिसे रखने के लिए हर लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी योग्य नहीं था। अगर कोई लाइफ स्टार विशेषज्ञ ऐसी चीज रखता था तो यह सामान्य रूप से उनके परिवार या उनकी शक्ति का विरासत में मिला खजाना होता था, जिसे उनके जीवन जितना अनमोल माना जाता था। सिर्फ इस तथ्य ने कि राघव ने पिल टावर और प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों से लड़ते समय एक एंसेस्ट्रल आइटम को उड़ा दिया था, दूसरों को दर्द महसूस कराया था। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में एक एंसेस्ट्रल आइटम को विस्फोट करने में सक्षम था। एक छोटा महत्वहीन फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य वास्तव में भयानक एंसेस्ट्रल आइटम्स को वश में करने और उन्हें विस्फोट करने का आदेश देने में सक्षम था। इसने खेती की दुनिया की समझ को पूरी तरह से उलट दिया। अब सभी करप्ट विशेषज्ञों को राघव को देखकर ठंडक महसूस हुई। वो एक राक्षस था। जब राघव ने अपना ध्यान वासु की ओर किया तो उसने देखा कि वासु पहले से ही भाग रहा था। वह जिस दिशा में जा रहा था वो थी जहां करप्ट गॉड स्कल रीइंकार्नेशन मिरर के खिलाफ खड़ा था। राघव ने पीछा करते हुए चिल्लाया, "ये तुम्हारे करप्ट पद का गौरव है। इतनी डींगे मारने के बाद तुम पूंछ दबाकर भाग रहे हो। क्या इस तरह अपने चेहरे पर मारना मजेदार है?" वह जानता था कि अब उसे पूर्ण लाभ है।
गोस्ट जनरल के विस्फोट के बाद वासु की चोटें उसकी चोटों से कहीं ज्यादा खराब थी। ये उसे मारने का उसका सबसे अच्छा अवसर था। वासु ने अपने दांत भींचे, हरामखोर, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर लगभग ढहने वाला था। अगर उसके पास खुद को बचाने के लिए हेवनली दांव ऊर्जा नहीं होती तो वह अब तक मर चुका होता। अब उसके पास लड़ना जारी रखने की शक्ति नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि राघव भी थका हुआ था, फिर भी राघव उसे मार सकता था। इससे उसे अंतहीन गुस्सा महसूस हुआ। उसकी ये हार उसे उदास कर गई। वो बस थोड़ा लापरवाह हो गया था, अन्यथा वह निश्चित रूप से जीत गया होता। हालांकि अंत में वो हार गया था। वासु जितनी तेजी से हो सकता था जा रहा था, लेकिन राघव उससे भी तेज था। वासु ने अचानक राघव पर एक खून के रंग का मनका बीड फेंक दिया। विस्फोट, मनका फट गया, एक बाधा में बदल गया जिसने राघव को फंसा लिया। राघव को लगा जैसे वो पानी में चल रहा है। उसके आसपास के स्पेस में चलना कठिन हो गया था। उसे अनगिनत चीखें और रोना भी सुनाई देने लगा जो उसके कान के ठीक बगल से आ रहे थे। रैगिंग फ्लेम प्रोटेक्शन, राघव की बैंगनी लपटों ने उसके शरीर को ढक लिया और बाधा जलकर राख हो गई। लेकिन इस वजह से उसके और वासु के बीच की दूरी बढ़ गई थी। राघव पीछा करने ही वाला था कि वासु के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली और करप्ट गॉड स्कल से जुड़ गई। वह अचानक प्रकाश की एक किरण में बदल गया और बॉने के बगल में दिखाई दिया। बॉने का चेहरा बेहद उदास था। उसने आखिरकार ये असहाय आदेश दिया, सभी पीछे हट जाओ। सभी करप्ट विशेषज्ञ खुश हो गए और दौड़ पड़े। जब तक वे करप्ट गॉड स्कल के दायरे में प्रवेश करते, उन्हें उसके भीतर से ले जाया जा सकता था। तब वे पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। ड्रैगन ब्लड लीजन जोरदार पीछा कर रही थी जब राघव ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। कोने में धकेले गए दुश्मनों का पीछा मत करो। करप्ट पथ को भारी नुकसान हुआ था। 500 से अधिक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों में से केवल 70 बचे थे। जहां तक 30,000 फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों की बात थी जिन्हें वे लाए थे, 5,000 से भी कम बचे थे। लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी उड़कर आ गए। वे सभी करप्ट गॉड स्कल के पास इकट्ठा हो गए। विजेंद्र ने शांति से देखा। उसने उन्हें नहीं रोका। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का पक्ष रीइंकार्नेशन मिरर के चारों ओर इकट्ठा हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन रणभूमि की स्थिति एक पल में बदल सकती थी। वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। वासु बॉने के बगल में खड़ा था, ठंडेपन से राघव को घूर रहा था। अपने दांत भींचकर उसने अचानक अपनी उंगली से अपना माथा छेद दिया, जिससे उसका खून छलक गया। बौना वासु के कार्यों से चौंक गया। तुम क्या कर रहे हो? वासु के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इतने लोग पहले ही मर चुके हैं, तो बाकी की परवाह क्यों करें? अंडरवर्ल्ड सोल गोस्ट कर्स, लाइफ डिवाउरिंग ब्लड राइट। उसकी जीवन आभा कमजोर होने लगी, इस हद तक कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल गायब हो सकती है। उसके हाथ में एक मिश्रित काला और खून के रंग का ताबीज दिखाई दिया और एक लहर के साथ वो खेलने लगा। काली लहरें तुरंत फैल गई और चाहे वे करप्ट फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य हों या सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ, उनके शरीर सभी अकड़ गए और वे बेजान होकर जमीन पर गिर गए। यहां तक कि लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी हिल गए। वे तुरंत काफी बूढ़े हो गए, जैसे कि उनकी जीवन शक्ति छीन ली गई हो। हालांकि वे मरे नहीं, लेकिन अब वे गुस्से से भरे हुए थे। विजेंद्र का चेहरा अचानक बदल गया। हाथ की मुद्राएं बनाते हुए उसने रीइंकार्नेशन मिरर की शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। राघव, भागो! लेकिन बॉने की आंखों में भी एक निर्दयी प्रकाश कौन था और उसने अपनी हथेली से अपनी छाती पर वार किया, जिससे खून के 3 बड़े घूंट निकले जो करप्ट गॉड स्कल पर गिरे। वह जल उठा, रीइंकार्नेशन मिरर के कार्यों को अवरुद्ध कर दिया। अचानक हवा में एक विशाल जाल बन गया जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को घेर रहा था। राघव का शरीर ठंडा पड़ गया क्योंकि यह विशाल जाल तुरंत उसके चारों ओर सिकुड़ गया। डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन। वो अजीब हमला पहले ही राघव पर लक्षित हो चुका था और उसके पास भागने के लिए कहीं जगह नहीं थी।
उसने एक जवाबी हमला किया, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि दोनों ड्रैगन जाल के माध्यम से ऐसे चले गए जैसे वो मौजूद ही न हो। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, काले जाल ने उसके शरीर को लपेट लिया और गायब हो गया। उसके माथे पर एक काले जाल की छवि दिखाई दी। वासु हंसा। हाँ, मेरे अंडरवर्ल्ड सोल गोस्ट कर्स के साथ एक अच्छा जीवन जियो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, वह ढह गया। बॉने ने करप्ट गॉड स्कल को सक्रिय किया और अंतरिक्ष अचानक कांप उठा। करप्ट पथ उनकी नजर से गायब हो गया।